दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश जियो स्टडी के इस अत्यंत लोकप्रिय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उत्कर्ष सर द्वारा चलाए जा रहे अत्यंत लोकप्रिय प्रोग्राम परीक्षा खबरी का आपको जून माह का संपूर्ण संकलन प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि ये इस बार का जो संकलन है उसमें हमने थोड़ा बदलाव किया आप लोगों की सुविधा के लिए। बदलाव ये है कि इस बार आपको प्रारंभिक परीक्षा के जो तथ्य हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित, उनको अलग कर दिया है और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो तथ्य हैं उनको, या जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको बाद में डाल दिया है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए 6 माह का एक साथ संकलन आपको प्रस्तुत करेंगे, जो आपकी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे नज़दीकी परीक्षा पैट है या फिर उसके बाद यूपीपीसीएस या अन्य परीक्षाएं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनमें आपको बहुत लाभकारी होगा। तो आप साथ में बने रहिए। ठीक है, और ये अगर आपको इस सीरीज़ का पूरा लाभ लेना है तो मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि इस परीक्षा खबरी का जो दैनिक जो हमारा प्रोग्राम आता है उसको भी आप लोग फॉलो करें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि कई बार वो जब न्यूज़ आप सुनोगे बार बार, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से इंडेक्स है जहाँ पर सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया आपका, ठीक, राष्ट्रीय परिदृश्य, राज्य परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष, सारी चीज़ें अलग, और लास्ट में मुख्य परीक्षा के लिए विशेषांक दिया हुआ है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको पढ़ सकते हो। साथ में डेली करंट अफेयर्स को इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहली जो बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है वो है कि नवीन 2 बच्चों वाली नीति ख़त्म करके अब 3 संतानों की अनुमति दी है चीन ने अपने यहाँ के लोगों को। अभी तक चीन में अधिकतम 2 संतान उत्पन्न करने की अनुमति थी, लेकिन अब क्या कर दिया है चीन ने कि अब कहा है कि नहीं, अब आप लोग 3 संतान भी उत्पन्न कर सकते हो। तो एक ये बदलाव है। इसका कारण ये है कि पिछली बार की अपेक्षा जो जनसंख्या 2010 के मुकाबले 5.3% बढ़ी है चीन की, और अगर उसको पूरे आंकड़े के रूप में देखें तो 7.206 करोड़ बढ़कर 1.41178 अरब हो गई है। तो इसके बाद चीन ने ये जारी किया है, फैसला लिया है कि अब वहाँ 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इसके स्थान पर 3 बच्चों की नीति को लाया जाएगा। नेक्स्ट खबर पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट खबर है जो हमारा कोविड आपदा बन कर के आया हुआ है उससे संबंधित। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट, एक है B.1617.1 और दूसरा है B.1617.2, इनका नया नामकरण किया है। अब जो B.1617.1 जो है इसको कप्पा कहा जाएगा, और जो 617.2 है इसको डेल्टा कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ये दोनों वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाए गए हैं, इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में कोरोना वायरस के जो 2 नए वेरिएंट पाए गए हैं, डेल्टा एंड कप्पा, वो किस देश में पाए गए हैं, तो आपका आंसर होगा भारत। ठीक है, तो भारत से रिलेटेड भी है और आपदा चल रही है, और आप पीछे की परीक्षाओं में आपने देखा होगा निरंतर एक नए क्वेश्चन कोविड से बन करके आ रहा था, तो आगे भी आने की संभावना है। इसके आगे देखिए कुछ बातें और देख लेते हैं कि WHO ने 4 चिंताजनक वेरिएंट, ध्यान रखिए वेरिएंट माने जब किसी वायरस में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन के कारण उसके कई भिन्न भिन्न रूप बन जाते हैं, उन्हीं को हम वेरिएंट बोलते हैं। तो 4 वेरिएंट के नाम दिए हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, जिसमें से डेल्टा और कप्पा जो है वो जो है भारत में पाए गए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अगली खबर पर हम लोग आते हैं। अगली खबर चीन से ही फिर है, रेड टूरिज्म के बारे में। क्या है रेड टूरिज्म?
इस बार जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है और इस 100वीं वर्षगांठ के चलते उन्होंने रेड टूरिज्म की शुरुआत की है या रेड टूरिज्म प्रारंभ किया है। उसमें क्या है कि चीन में उन स्थलों जहां पर चीन की आधुनिक क्रांति हुई थी, और ये 2004 में जो परियोजना है प्रारंभ किया था सत्तारूढ़ दल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उनके इतिहास के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, सांस्कृतिक महत्व वाले स्थल हैं, उनके पैटर्न को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो रेड टूरिज्म की इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ इसको भी नोट करिए या ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये रेड टूरिज्म क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर है अमेरिका के ईगल एक्ट के बारे में। क्या है अमेरिका का ईगल एक्ट? सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इक्वल एसेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। फिर से सुनिए एक बार, इक्वल एसेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ठीक है, किससे संबंधित है ये वास्तव में अप्रवासियों को जो वीज़ा प्रदान किया जाता है उससे संबंधित है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को खत्म करने के लिए कानून फिर से पेश किया है। इस कानून को ईगल एक्ट नाम दिया गया है। ये ईगल एक्ट इस तरीके से बना है, यह रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर देश की जो 7% की सीमा है उसको समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसमें देखिए इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से भारत के लिए मददगार होगा। मौजूदा सीमा के कारण असाधारण योग्यता वाले भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश से एक व्यक्ति जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है और रोजगार पैदा कर सकता है, छोटे देश से कम योग्यता वाले व्यक्ति से पीछे इंतजार कर रहा है। इस प्रकार यह नया कानून भारतीय पेशेवर के लिए प्रतीक्षा समय को कम करेगा और लाभान्वित करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ईगल एक्ट किस देश ने हाल ही में पारित किया है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ईगल एक्ट जो अमेरिका द्वारा पारित किया गया उसका संबंध किससे है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप कार्बनाइजेशन इनिशिएटिव। ठीक है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त ये कार्यक्रम है या इनिशिएटिव है बेसिकली, और ये औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को ये प्रोत्साहन देता है। इंडस्ट्रियल डीप को डीकार्बनाइजेशन जो इनिशिएटिव है वो क्या है, तो IDDI सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है जो निम्न कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करता है। ऐसी सारी औद्योगिक सामग्री जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है या निम्न कार्बन से संबंधित होती हैं, उनको ये बढ़ावा देता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा समन्वित किया जाता है। IDDI का नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। साथ ही जर्मनी और कनाडा इसके वर्तमान सदस्यों में शामिल हैं। तो चूँकि भारत इस इनिशिएटिव का इनिशिएटर है तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपसे। ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव को आप लोग याद रखिए। ठीक है, अगली खबर पर बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की स्थापना दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में जो पार्टियों का जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में पारगमन करने को प्रोत्साहित करने हेतु एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। भारत सहित 29 देश क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में शामिल हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो आपका आंसर होगा 29 सदस्य देश हैं। 29 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, G7 कॉरपोरेट टैक्स समझौता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है G7 कॉरपोरेट टैक्स समझौता? देखिए G7 बहुत इंपॉर्टेंट है
और G7 से बहुत सारी खबरें बनाई गई हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि G7 में कौन कौन से देश हैं वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखें हम लोग, देखिए हाल ही में G7 के वित्त मंत्रियों द्वारा एक नई वैश्विक कॉरपोरेट कर समझौता ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स डील पर हस्ताक्षर किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? टैक्स अवॉइडेंस को रोकना, कर परिहार, जो कर लगाया जाता है उससे जो छूट जाते हैं उससे उसको जो है रोकने का इसका प्रयास है। इसके लिए नए समझौते के अनुसार कंपनियों को उन देशों में करों का भुगतान करना होगा जहां से वे व्यापार करती हैं, ठीक है ना, जहां वे व्यापार करती है उनको करों का भुगतान करना होगा ताकि टैक्स अवॉइडेंस को रोका जा सके, ठीक है। जैसे सपोज दैट USA की कोई कंपनी है ये, और वो अगर कनाडा में व्यापार करती है या हिंदुस्तान में व्यापार करती है, इंडिया में हमारे, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझौता उन्होंने किया है हाल ही में। इसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया है। इस समझौते के तहत सभी देशों को परस्पर एक दूसरे के खिलाफ करों में कटौती करने से बचने हेतु वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स दरों को 15% रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है कि भाई आप जो कॉरपोरेट टैक्स रखेंगे, वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स वो जो है 15% होगा। न्यूनतम टैक्स दर एप्पल, अल्फ़ाबेट और फेसबुक जैसे डिजिटल दिग्गज सहित विश्व की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों द्वारा प्रभावी कर दरों का पारगमन किए जाने का हल निकालने के लिए तैयार किया गया है। चूँकि भारत की प्रभावी कर दर वैश्विक न्यूनतम कर दर से अधिक है, इसलिए भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों को प्रभावित नहीं करेगी। भारत अपने बड़े आंतरिक बाजार, प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण श्रम, निर्यात हेतु रणनीतिक अवस्थिति और एक संपन्न निजी क्षेत्र के कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारक देखिए यहाँ पे लिखा होगा बड़ा आंतरिक बाजार। तो चूंकि हमारा बाजार बहुत बड़ा है इसलिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है, लेकिन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे जैसे हम बेहतर होते जाएंगे वैसे वैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हमारे यहाँ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष पद पर मालदीव की जीत, ठीक है, और ये उपलब्धि मालदीव ने पहली बार प्राप्त की है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए, तो आपका आंसर होगा मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। इनको वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशन जनरल जो असेंबली है उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पकड़ बनाए रखें इन चीज़ों पे। फिर देखिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 के लिए चुना गया। भारत में एशिया प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ चुना गया है। तो कौन कौन हो गया? एशिया प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को साथ में चुना गया है, ठीक है। तो इतनी बात हमको याद रखना है। तो किसके लिए चुना गया है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए साथ साथ में ये भी सुनते जाइए कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा। तो इससे प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किस संस्था के लिए 2022-24 के लिए चुना गया है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। अगला जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है आई फैमिलिया। क्या है ये आई फैमिलिया? ये लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक डाटाबेस तैयार करेगा। क्या करेगा? जो भी लोग लापता हो गए हैं उनकी पहचान करने के लिए एक वैश्विक डाटाबेस तैयार करेगा, और इसका जो लॉन्च किया है वो इंटरपोल ने किया है। यह परिवार DNA के माध्यम से, यानी कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से
लापता व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए आप, ऑपरेशन पेंजिया। ऑपरेशन पेंजिया 14, ऑपरेशन पेंजिया 14 क्या है ये? नकली और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री को लक्षित करते हुए ऑपरेशन पेंजिया 14 के तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन फार्मेसी को बंद कर दिया गया है और ये कार्यक्रम भी इंटरपोल द्वारा समन्वित है। तो ज़्यादातर तो आपसे यही पूछा जाएगा ऑपरेशन पेंजिया किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा नकली और अवैध दवाएं जो हैं, नकली और अवैध दवाएं और जो चिकित्सा उत्पाद हैं उनकी बिक्री को लक्षित करके ये चलाया गया है ताकि उनकी बिक्री को रोका जा सके। नेक्स्ट आ जाइए, न्यू अटलांटिक चार्टर क्या है? 10 जून 2021 को बोरिस जॉनसन, कमेंट सेक्शन में बताइए कि बोरिस जॉनसन कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, और जो बाइडन यूएसए के बीच हस्ताक्षर किया। 1941 के अटलांटिक चार्टर का ये नया संस्करण है। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल ही ना भूलिए। मैं यहाँ पर 3 स्टार बना देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है इसमें पढ़ते हैं। G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो इंग्लैंड के कॉर्नवाल में आयोजित किया गया। आपकी छोटी परीक्षा में पीसीएस में पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि हालिया G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड के कॉर्नवाल में। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये इसका थीम है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की पहल लॉन्च की गई है। विकासशील दुनिया में $40 ट्रिलियन से अधिक की बुनियादी ढांचों की ज़रूरत को कम करने में मदद किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी, उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया और कोविड से संबंधित तकनीकों पर ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में लाए गए प्रस्ताव के लिए G7 का समर्थन मांगा है। G7 जो देश हैं उनका समर्थन मांगा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कार्बिस बी घोषणा, कार्बिस बे घोषणा। G7 ने कार्बिस बे घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना। देखिए, कोविड के बाद हम लोगों ने कुछ सीख ली है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इस महामारी ने हम सब की जीवन को किस तरीके से अस्त व्यस्त किया। हमने कई अपने लोग खोले, तो ऐसी महामारी का दोबारा आगमन ना हो, इस उद्देश्य से जो है कार्बिस बे घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। G7 गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा किया है, जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने के लिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता है। यह खुराक सीधे और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक, अगली खबर पे आते हैं हम लोग। अगली खबर है ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड। देखिए, ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड क्या है ये? हाल ही में ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड के तहत पुलिस ने दुनिया भर में 16 से ज़्यादा देशों में एक साथ 800 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो क्या नाम है ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड? FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड नाम दिया, जबकि AFP ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने इस ऑपरेशन को इसे ऑपरेशन आयरन साइड नाम दिया है। तो यही ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड कोई ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने ऑपरेशन आयरन साइड नाम दिया है। ऑन द अदर हैंड जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने इसको नाम ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड दिया है, जिसमें 16 से ज़्यादा देशों में एक साथ 800 अपराधियों को पकड़ा गया है।
अगला चलते हैं। अगली खबर है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुना गया है। आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है, वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए इसको आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, पहले भी बन चुका है। निम्नलिखित में से किस एक को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं चुना गया है? तो अब आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक आध में से कोई नहीं होगा, वही गलत आंसर होगा। इसने दे दिया अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन और साउथ अफ्रीका लिख दिया, तो साउथ अफ्रीका को नहीं चुना है, तो ये गलत है। ये भी हो सकता है कि आपसे इस तरीके से बना दें कि किस किस को चुना गया है, तो वो भी आप इस तरीके से याद रखें। इन देशों का जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। अस्थायी सदस्य तौर पर शामिल अल्बानिया पहली बार इसके लिए चुना गया है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। आपसे क्वेश्चन बनेगा, पहली बार यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा देश शामिल हुआ है अस्थायी सदस्य के रूप में? तो आपका आंसर होगा अल्बानिया। मेरा आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ या आप लोगों को एक सलाह कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें पीटी के लिए या मेंस के लिए, तो दिमाग में ये ज़रूर देखें कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप ये इस तरीके से आप करंट को पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक ठहरेगा। ये साइंटिफिक है, पूरी तरह से प्रमाणित है कि जब क्विज़ के माध्यम से या प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठता है। तो जब भी आप करंट पढ़ें तो आप ये ज़रूर देखें कि इससे क्या प्रश्न बन सकता है, मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकता है या आपके पीटी के लेवल पर क्या प्रश्न बन सकता है। अगली खबर पर आते हैं। 5th वीवाटेक संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीवाटेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में को आमंत्रित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुलियन मैक्रोन, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद इसमें शामिल होंगे। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग जैसे कॉरपोरेट लीडर भी शामिल होंगे। ये क्या है? ये यूरोप में सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है। यह 2016 में शुरू किया गया और हर साल पेरिस में ये आयोजित किया जाता है। पब्लिसिस ग्रुप और लेस इकोज नामक समूह द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। खास बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इसमें आमंत्रित किया है। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित क्यों किया गया है? भैया, दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो हिंदुस्तान है और अगर किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा बाज़ार हो सकता है हिंदुस्तान। चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उनका बाज़ार उतना उदार नहीं है जितना बाज़ार हिंदुस्तान का है। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग जब भी कोई इस तरह की मीट होती है तो उसमें भारत को ढूंढते हैं। अगला देखिए, हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन, समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स। समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन पहल पर एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, तो अब आपसे यही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रिक्स देशों में कौन कौन हैं। वास्तव में आपको इस ब्रिक्स जो मैंने लिखा है इसी में इन सब के नाम लिखे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसको आप लोग। इस कार्यक्रम का संचालन विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रोजन टास्क फोर्स। हाइड्रोजन टास्क फोर्स क्या है? ये भारत और अमेरिका ने लॉन्च किया हाइड्रोजन टास्क फोर्स। अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और USISPF द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्योग और सरकारी हितधारकों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा। कम या शून्य कार्बन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास है। देखिए, ऊर्जा ज़रूरतें हमारी लगातार बढ़ रही हैं
पर हमें दूसरी तरफ अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। तो ऐसी ऊर्जा के विकल्प लगातार तलाशे जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें कार्बन उत्सर्जन ना हो। तो उसके लिए एक हाइड्रोजन ईंधन के रूप में बहुत अच्छा विकल्प है, तो उसी के लिए ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया गया है। अगले खबर पे आते हैं। डेनमार्क ने ISAFA पर हस्ताक्षर किया। किस पर हस्ताक्षर किया? ISAFA क्या है ये? डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किया है। 8 जनवरी 2021 को ISAFA में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बना है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब ISAFA में संशोधन हो गया उसके बाद पहला देश कौन बना है जिसने इसको लागू किया है। तो पहला कौन देश बना है वो, सॉरी ब्राज़ील लिख दिया मैंने, सॉरी गलती से। पहला देश बना है आपका डेनमार्क। नेक्स्ट आ जाइए। इजराइल की सीमेंट साइट पर खोजा गया नया मानव नेशेर रामला होमो। ठीक है, इजराइल की कोई सीमेंट साइट है, वहाँ पर नेशेर रामला होमो नाम का तेल अवीव के दक्षिण पूर्वी स्थान पर ये खोजा गया है और नाम पर रखा गया है इसका नाम। यह शायद हमारी प्रजाति होमो सैम्पियन के साथ 1 लाख वर्ष पूर्व से अधिक वर्षों तक रहा हो और 1,40,000 वर्ष और 1,20,000 साल पहले की अवधि नेशर रामला मानव की आकृति विज्ञान नेंडरथल और पुरातन होमो मानव के साथ इसके लक्षणों को ये साझा करता है। ठीक है, अगली खबर पर आते हैं। नेक्स्ट है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया जो संभवतः SARS-CoV-2 के लैब रिसाव की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। देखिए इस चीज़ को समझिए, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चाइना की जो लैब है, ने कोरोना वायरस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया जो संभवतः SARS-CoV-2 कोविड-19 महामारी के लैब रिसाव की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में प्रयोगशाला में एक जीव को जानबूझकर बदला जाता है। बदलना, एक जीन को बदलना या एक रोगजनक में उत्परिवर्तन की शुरुआत करना शामिल है ताकि इसकी संप्रेषणीयता यानी कि आम लोगों में फैलना विषाणु और प्रतिरक्षात्मकता का अध्ययन किया जा सके। तो ये माना जा रहा है कि संभवतः ऐसी के चलते इसका रिसाव हुआ होगा और फिर दुनिया भर में फैला ये। अगली खबर पे चलते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल। देखिए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल किसके द्वारा है शुरू? ये भारत और भूटान। ठीक है, भारत और भारत का पड़ोसी देश भूटान। TIWB संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल है। TIWB कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनकी कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके कर प्रशासन को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अगला है बेहतन बांध, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। बेहतन बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। हाल ही में चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का संचालन शुरू कर दिया है। यह जिनशा नदी पर, यह भी याद रखिए किस नदी पर है, तो ये जिनशा नदी पर है। जिनशा नदी पर स्थित है जो यांगसी नदी एशिया की जो सबसे लंबी नदी है की एक सहायक नदी है।
इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। चीन की यांगसी नदी पर स्थित थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। तो आपसे दोनों ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो बेहतन बांध किस नदी पर है, जिनशा नदी पर, जो यांगसी नदी की सहायक नदी है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है और ये यांगसी नदी पे। तो 2-3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अगला आ जाइए। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 स्पेन के बार्सिलोना में शुरू की गई। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहाँ शुरू किया गया, तो स्पेन के बार्सिलोना में। इस GSMA द्वारा होस्ट किया गया, GSMA द्वारा इसको होस्ट किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों, घटक निर्माताओं, स्मार्टफोन कंपनियों, मीडिया और दुनिया भर के दूरसंचार मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो गया हमारा। इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए, पहली बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, भारतीय नौसेना ने INS हंसा में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर मेडिकल ICU स्थापित किया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने INS हंसा में INAS 323 और ALH-MK3 ऑन बोर्ड स्थापित किया। भारतीय नौसेना को प्रतिकूल मौसम के दौरान भी गंभीर रोगियों को हवाई मार्ग से बाहर निकालने में ये मदद करेगा। इस तरीके से एयर एम्बुलेंस का कार्य करेगा। INS हंसा गोवा में डाबोलिम में एक भारतीय नौसैनिक हवाई अड्डा है। इसके बाद देखिए, ये वाली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व में पहली बात है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड हुआ लॉन्च। ठीक है, और इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया लिक्विड को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कल्लोल द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ से पहले प्रश्न क्या बनेंगे वो देखिए आप। पहला चीज़ ये कि दुनिया में पहला नैनो यूरिया लिक्विड कहाँ लॉन्च किया गया, तो वो भारत। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, USA, चाइना। तो अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो हो सकता है आप लोग चाइना या USA लगाएं। दूसरा कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कल्लोल द्वारा ये विकसित किया गया है। फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए नैनो तकनीक से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहा जाता है। ठीक है, नैनो टेक्निक से बनता है, नैनोमीटर पर जो भी प्रौद्योगिकी होती है उसको नैनो टेक्निक कहते हैं। और इससे क्या होगा, फसलों के पोषक तत्वों की जो दक्षता है उसमें सुधार आएगा। और ये नैनो यूरिया पारंपरिक जो तरल यूरिया की जगह लेगा और जो उसकी खपत है या आवश्यकता है उसको कम से कम 50% तक कम कर सकता है, अगर ये पूरी तरह से सफल होता है। अगला ये एम्बीटैग, भारत का पहला स्वदेशी लॉगर। देखिए क्या नाम है, आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला स्वदेशी लॉगर किस नाम से जाना जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे। तो एम्बीटैग भारत का पहला स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉगर है। IIT रोपड़ ने एम्बीटैग विकसित किया है, जो कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। एम्बीटैग को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध, एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब और इसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इसको। इसने एम्बीटैग को किसने विकसित किया है, अवध एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, और इसका जो स्टार्टअप है स्क्रैच नेस्ट उसने इसको विकसित किया है। इसके बाद अगला देखिए, लॉगर द्वारा दर्ज तापमान आगे
यह जानने में मदद करेगा कि क्या दुनिया में कहीं से भी परिवहन की जाने वाली विशेष वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है। यह जानकारी कोविड-19 वैक्सीन, अंगों और रक्त परिवहन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण होगी। सब्जियों, मांस, डेयरी उत्पाद जैसे खराब होने वाले जो वस्तुएं हैं उनके पारागमन के दौरान तापमान की निगरानी ये कर सकता है। तो आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से। नेक्स्ट है वज्र कवच। क्या है वज्र कवच? वज्र कवच एक सरल कीटाणु शोधन प्रक्रिया है जो कोरोना योद्धाओं को अपने मास्क और पीपीई किट को पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार। वज्र कवच एक सरल कीटाणु शोधन प्रक्रिया है जो कोरोना योद्धाओं, कोरोना वॉरियर्स को अपने मास्क और पीपीई किट को पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाती है। करंट सेक्शन में बताइएगा पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रौद्योगिकी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किए गए निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। अब जान लेते हैं निधि प्रयास क्या है। निधि प्रयास जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, promoting and accelerating यंग एंड इंस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स है ये इसका पूरा नाम निधि प्रयास। नवोन्मेष के विकास एवं दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल है जो युवा और महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तनकर्ताओं व स्टार्टअप्स को बढ़ावा और गति प्रदान करती है। निधि कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत अन्वेषकों एवं उद्यमियों के लिए इंक्यूबेटर्स, सीड फंड, एक्सेलेरेटर्स और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अनुदान की स्थापना कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नाम से इम्पोर्टेंट लग रहा है, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये क्या है? CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्थ्य नामक एक नई तकनीक शुरू की है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित किया जाता है। वर्तमान में ज़्यादातर हम पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। नए तकनीक के रूप में आप लोग RO और UV टेक्नोलॉजी से जो घरों में आपके लगते हैं उन प्लांट्स या छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, उनके माध्यम से आप करते हो। RO रिवर्स ऑस्मोसिस और UV अल्ट्रा वायलेट उनके यूज़ से। ठीक है, पर ये जो स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी है ये आयुर्वेद, भारतीय पारंपरिक ज्ञान को पानी कीटाणु रहित करने और प्राकृतिक तेलों और पौधों के अर्क के संभावित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए एकीकृत करती है। अगली खबर देखिए, बीज मिनीकिट कार्यक्रम, सीड मिनीकिट प्रोग्राम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर UPSSSC के द्वारा जो लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे आपके जो अलग अलग मंत्री हैं उनके बारे में पूछा गया था, ये मंत्री कौन है, वो मंत्री कौन है। PCS में तो नहीं, पर जो पैट का जो एग्ज़ाम होगा मे बी पॉसिबल उस पैट के एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे UPSSSC के थ्रू उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज वितरित करके एक बीज मिनीकिट कार्यक्रम, सीड मिनीकिट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत नेफेड, राष्ट्रीय बीज निगम और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा मिनीकिट प्रदान किए जा रहे हैं। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के माध्यम से वित्त पोषित है। ठीक है, अगली खबर पे आते हैं। मदद मैप्स। क्या है मदद मैप्स? एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र कोविड-19 रोग के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी देगा। अमेरिका और भारतीय मूल के डॉक्टरों और पेशेवरों के एक समूह मदद मैप्स
नाम से अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मैप लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इस मिशन में वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट ज़ीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, अगला देखिए, स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते, ध्यान रखिएगा, पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए मिशन इनोवेशन 2.0। मिशन इनोवेशन 2.0 क्या है ये? मिशन इनोवेशन 2.0 पहल का ये दूसरा चरण है, जिसे राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। अगला देखिए, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ठीक है, विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा प्रदान किया जाने वाला बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं को वन स्टॉप एक्सेस का चयन करने, समर्थन और निर्माण के लिए सेज प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप का चयन उनके नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं के आधार पर किया जाएगा जो आवास, स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों जैसे क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, भारत 2025 तक हासिल करेगा 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य ये रखा है, पीएम मोदी ने हमें बताया। विश्व पर्यावरण दिवस को प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2025 तक ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि पहले 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया था। तो अब ये क्वेश्चन बन के आएगा कि हाल ही में भारत ने 20% तक एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा किस वर्ष तक की है? 2025, 2030, 2040, 2045। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही कर रहा होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अब 2025 कर दिया, पहले क्या था? तो 2030 था। अगला देखिए, द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। अगला है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। भारत सरकार ने बांस के सामानों को के विपणन के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर एक विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन शुरू किया है। राष्ट्रीय बांस मिशन और GEM के सामूहिक प्रयास से शुरू किया गया है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बांस के कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों हेतु बाजार तक पहुंच प्रदान करना है, ताकि जो ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में बांस के उत्पादों को बनाते हैं, उनके उत्पादों की बाजार तक पहुंच हो सके। अगला है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। फिर से सुनिए, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, दवा बनाने वाली कंपनी है, ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य जिला प्रशासन को उन कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल में सहायता प्रदान करना है। स्थानीय नेता, नागरिक समाज और सेवक जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसको देखेंगे। अगली खबर हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से है। उसको कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है।
हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को एक स्वच्छ और हरा भरा केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ एक नया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CESL विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने के लिए कई राज्यों में एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना शुरू की है। मॉड्यूलर अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। मॉड्यूलर अस्पताल में एक एक इकाई होती है, जोड़ करके आप पूरा एक हॉस्पिटल बना दो उसको, ठीक है। यह परियोजना शुरू करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने निजी क्षेत्रीय कंपनियों, डोनर संगठनों और व्यक्तियों को आमंत्रित किया। पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़, बिलासपुर महाराष्ट्र में अमरावती, पुणे और जालना पंजाब में मोहाली में 100 बिस्तर वाले अस्पताल शुरू किए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 20 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अगली खबर देखिए, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने जियोलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति, कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया है। आपको पता होगा कि जो कोविड से जो लोग संक्रमित होते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमने बीच में ये भी देखा, कई बार समाचारों में आया कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं थी पर्याप्त मात्रा में। उसको दूर करने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया शुरुआत की गई है। अगली खबर पे आ जाइए, जीवन वायु। क्या है जीवन वायु? IIT रोपड़ द्वारा देश का पहला विद्युत मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया है। इसे CPAP मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों प्रकार के ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। अगला आ जाइए अगली खबर पे, आदि प्रशिक्षण पोर्टल। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, तो सबसे पहले देखो, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से इसको किया है। उद्देश्य क्या है इसका? देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने की एक पहल है ताकि आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों और लाभ तक पहुंच प्राप्त हो सके। ठीक है। अगली खबर पर आ जाइए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखिए, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन चलाया गया है। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने और तापीय ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए ये डीप ओशन मिशन है। ऐसी तकनीक और विशेषज्ञता वर्तमान में 5 देशों रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के पास उपलब्ध है। भारत अब ऐसा करने वाला 6ठा देश हो जाएगा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि डीप ओशन मिशन के तहत जो तकनीक उपलब्ध हुई है, ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश हो गया है? तो 6th कंट्री बन गई है वो। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एकीकृत विद्युत विकास योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट पावर क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया है। फिर से सुनिए, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में, कहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवाट पावर क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इस योजना के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी होगा। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत वर्ष 2014 में विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई थी। अगला देखिए, बायोटेक किसान कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसको शुरू किया गया है। किसानों में उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगली खबर, दिव्यांग खेल केंद्र किसके द्वारा? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। खेल में दिव्यांगजनों के हितों और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन की दिशा में काम करने के लिए देश भर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस तरह का पहला केंद्र अहमदाबाद शहर में खुलेगा। तो आपसे अगला प्रश्न यही होगा कि देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? आपका आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला है आईटेट ई दीवार। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जून 2021 को आईटेट ई द्वार नामक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आईटेट का एक ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। ये नवाचार और सशक्तिकरण को सक्षम बनाएगा। ई फाइलिंग पोर्टल आईटेट के कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा, यानी कि ई गवर्नेंस लेकर के आएगा भाई। नेक्स्ट आ जाइए, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। क्या है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम? किसके द्वारा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप के द्वारा लाया गया भाई। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और किसके सहयोग से लेके आया है? और उसमें ऑप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ऐसे 4 ऑप्शन दीजिए। क्या होगा इसमें? भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। 5 राज्यों राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 50 परिसर में पायलट आधार पर पहल शुरू की जाएगी। अगला देखिए, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है? नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में नेतृत्व प्रदान करना, भारतीय स्टार्टअप्स और उपक्रमों पर डेटा रिपोजिटरी बनाने में मदद करना। अगला क्या है? देखिए, अगला है जान है तो जहान है अभियान। कोविड टीकाकरण का जागरूकता अभियान है अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए, और किसके द्वारा? अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, जो कि अफवाहें आ रही हैं कि भाई इससे जो है मृत्यु हो सकती है या और साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, और भी कई सारी अफवाहें कि ये जो लोगों की जनन शक्ति है उसको कम कर देगा, उन सबको दूर करने के लिए कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान है। इसका नाम रखा गया है जान है तो जहान है अभियान। ठीक है, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विश्व का पहला, जब भी आप विश्व का पहला, भारत का पहला, इस तरह का शब्द सुने तो समझ लीजिए कि वो करंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? विश्व का पहला
जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा, विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा है। हाल ही में असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित रबड़ बोर्ड के सरूतरी अनुसंधान फार्म में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबड़ का पौधा लगाया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कहाँ लगाया गया भाई, तो कहाँ पर, रबड़ बोर्ड के सरूतरी अनुसंधान फार्म में ये लगाया गया। इसे केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें MnSOD मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्प्ट्यूज जीन को अंतर्वेशित कराया गया है और यह जीएम रबड़ शीतकाल में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी। ज्ञातव्य कि कड़ाके की ठंड में रबड़ के पौधों में विकास को प्रभावित करने वालों प्रमुख कारक होते हैं। जीएम रबड़ में प्रयुक्त MnSOD जीन को रबड़ के पौधे से ही लिया गया है, मतलब कहीं बाहर से नहीं है, रबड़ के पौधे का ही जीन है, उसी को उसमें डाल दिया है। आगे देखिए, कोविड सीवियरिटी स्कोर CSS किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। क्या है? एक नया सॉफ्टवेयर है जो एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी के सहयोग से इस एल्गोरिथम को विकसित किया है। अगला है PM केयर फॉर चिल्ड्रन। PM केयर फॉर चिल्ड्रन हाल ही में कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और उनके सशक्तिकरण के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की गई है। पात्रता: कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों या माता पिता में से किसी जीवित बच्चे, अभिभावक या कानूनी अभिभावक, दत्तक माता पिता खोने वाले सभी बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। क्या है इसमें? इस योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। बच्चे के नाम पर सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का एक कोष गठित किया जाएगा। मतलब जैसे ही वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा उसको 10 लाख का एक कोष गठित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। स्कूली शिक्षा: 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केंद्र सरकार किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चों की सहायता की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा: ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। ठीक है, अगली खबर पे आते हैं। NTPC संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में शामिल हुआ। CEO वाटर मैंडेट कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की एक प्रतिष्ठित लीग है। NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह व्यापारिक नेताओं के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गए हैं जो जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते और पानी के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ ये भी समाप्त हुआ हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम आते हैं राज्य परिदृश्य पे। ठीक है, तो राज्य परिदृश्य में पहला, ग्रामीण बुजुर्गों के लिए बेल ऑफ फेथ केरल में। ठीक है, सामुदायिक पुलिसिंग योजना है। बुजुर्ग नागरिक आपात स्थिति में रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से तेज आवाज़ का उपयोग करके अपने पड़ोसियों को ध्यान आकर्षित करने में मदद करेगा। अगला देखिए, अंकुर योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार की घोषणा की गई है।
जो लोग मध्य प्रदेश पीएससी देने जा रहे हैं 25 जुलाई को, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। गांव में सभी कोविड-19 एहतियाती मानदंडों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए है। जिले में 3 गांवों का चयन उनके अच्छे कार्यों और कोविड-19 प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाएगा। अगला देखिए, केरल ने लॉन्च किया नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए परियोजना शुरू की जाएगी। अपने घरों के करीब काम करने वाले और नियोक्ताओं के साथ इंटरेक्ट करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना है। अगला ये ऑक्सी-1। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ में ऑक्सी-1 एक जंगल बनाने की घोषणा की गई है। वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और प्रोत्साहन, संरक्षण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजना शुरू की हैं। कौन कौन सी है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना, दूसरी करनाल में ऑक्सी-1 है, तीसरी पंचकुला में ऑक्सी-1 है, फिर हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण ये शुरू किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए टीकाकरण अभियान है। फिर अगला देखिए, यून टैब योजना। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, वीडियो व्याख्यानों और ऑनलाइन कक्षाओं के एप्लीकेशन सहित प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ठीक है। अगला है विरासत वृक्ष, हेरिटेज ट्रीज। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वर्ष देने की संज्ञा देकर उनकी रक्षा और संरक्षण करने के लिए ये इसको चलाया है। अगला है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एमपी का एग्ज़ाम आ रहा है। कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी गई है। मिजोरम ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। देखिए, जनसांख्यिकी रूप से छोटे मिजो समुदायों के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक तरफ भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जा रहा है और वहीं भारत के एक राज्य में इस तरीके की भी परियोजना चलाई जा रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो भारत कितनी विविधताओं का देश है। छात्र क्रेडिट योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। उच्च अध्ययन में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाएगा। सॉफ्ट लोन ऐसे लोन्स को कहते हैं या ऐसे ऋणों को कहते हैं जिनकी भुगतान करने की अवधि ज़्यादा हो और साथ में लोन पर लगने वाली ब्याज दर है वो कम हो। ऐसे लोन्स को हम लोग सॉफ्ट लोन कहते हैं। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर का बयान बना 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला का पहला गांव। अब पूछा जाएगा भारत का वह पहला गांव कौन सा है जहां पर 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण हो चुका है? तो वह जम्मू कश्मीर का बयान। ठीक। फिर देखिए, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेबीज किस किस्म का रोग होता है। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। ज्ञात हो कि गोवा में पिछले 3 वर्ष में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
आगे आ जाइए, अगला इम्पॉर्टेंट खबर क्या है देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के सेक्शन पे चलते हैं। अगली खबर है दाविंसी या दाविंची प्लस और वेरिटास अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा है शुक्र ग्रह पर वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र के लिए अपने 2 नए रोबोटिक मिशन दाविंसी प्लस और वेरिटास की घोषणा की है। उन्हें 2028 और 2030 के बीच लॉन्च किया जाएगा। तो आपसे यही पूछा है कि हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह पर अन्वेषण के लिए कौन से 2 प्रोजेक्ट की घोषणा की है। तो एक हो गया आपका मिशन दाविंसी और दूसरा हो गया वेरिटास, और इनको 2028 और 2030 में छोड़ा जाएगा। अगला है देखिए फेंगयुन 4B, नाम से ही लग रहा है चीन का होगा। चीन ने लॉन्च किया नई पीढ़ी का मौसम उपग्रह फेंगयुन 4B। उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एनविजन ऑर्बिटर। ईसा ने शुक्र का अध्ययन करने के लिए एनविजन ऑर्बिटर की घोषणा की। ईसा 2030 तक अपने प्रोब को लॉन्च करेगा। देखिए उधर आपने पीछे देखा नासा क्या करने जा रहा है, शुक्र के ही अध्ययन के लिए दाविंसी प्लस और वेरिटास लॉन्च कर रहा है। इधर ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो शुक्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए एनविजन ऑर्बिटर की घोषणा कर रहा है। ईसा 2030 तक, ये भी अपना 2030 तक ही लॉन्च करेंगे जो प्रॉब है इनका। फिर देखिए शेंझू 12 2016 के बाद से चीन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान। चीन अंतरिक्ष यान शेंझू 12 जल्द ही लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से गोबी रेगिस्तान से उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान पर 3 लोगों को एक परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष मॉड्यूल में ले जाया जाएगा। वे तीनों 3 महीने तक रहेंगे। 2016 के बाद ये पहली बार होगा जब चीन इंसानों को अंतरिक्ष में भेज रहा है। ठीक है, अगला देखिए वीसा वुडसैट। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसैट लॉन्च करेगा। इसे न्यूजीलैंड की माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स में लॉन्च किया जाएगा। अगला देखिए न्यू शेफर्ड, किसके द्वारा, बाय ब्लू ओरिजिन द्वारा। पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक रॉकेट प्रणाली है। न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अंतरिक्ष के लिए उड़ानों और पेलोड हेतु आवास ये प्रदान करेगा। फिर अगला देखिए पासी एफए प्रोजेक्ट, पोलर एरिया सैटेलाइट इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना। लक्ष्य लाखों तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन का अध्ययन करना है इसका लक्ष्य। ठीक है, अगला देखिए 2033 में मंगल ग्रह के लिए पहला मानव युक्त मिशन को लॉन्च करेगा चीन। तो आपसे पूछ सकता है भैया मंगल ग्रह के लिए पहला मानव युक्त मिशन कौन लॉन्च करेगा, चीन करेगा। कब तक करेगा, 2033 तक करेगा। नेक्स्ट देखिए ड्रैगन मैन, बहुत चर्चा में रहा ये। हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं द्वारा एक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया। यह मानव खोपड़ी पूरी तरह से मनुष्य की एक नई प्रजाति से संबंधित है। ये खोपड़ी उत्तर पूर्वी चीन में हार्बिन शहर में प्राप्त हुई है। हाँ, तो इसे यह खोपड़ी उत्तर पूर्वी चीन के हार्बिन शहर में पाई गई है। इसे ड्रैगन मैन या होमोलोंगी का नाम दिया गया है। यह नाम चीन के
हेइलोजियांग प्रांत में लॉन्गजियांग, जिसका अर्थ होता है ड्रैगन नदी, से लिया गया है। इस प्रांत में हार्बिन शहर स्थित है। यह मानव खोपड़ी 1,46,000 वर्ष पुरानी है। इसके विषय में कुछ और सूचना देता हूँ। अभी तक जो मनुष्य का निकटतम पूर्वज माना जाता है होमो सैपियंस का, उसे निएंडरथाल मानव कहते हैं, निएंडरथल मानव। और चीनी वैज्ञानिकों का ये दावा है कि अगर थोड़ी और पुष्ट जानकारियाँ मिल जाएंगी तो मनुष्य का जो निकटतम रिश्तेदार होगा, पूर्वज होगा, वो ड्रैगन मैन होगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रक्षा परिदृश्य पे। रक्षा परिदृश्य देखिए, सबसे पहले सजग पोत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गोश्ती पोत सजग को कमीशन किया। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग का नाम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा रखा गया है। अगला आ जाइए, ऑपरेशन सागर आरक्षा 2। भारतीय तटरक्षक ICG श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए 25 मई 2021 से कोलंबो के करीब समुद्र में रसायन से लदे कंटेनर पोत MV एक्सप्रेस पर्ल पर लगी आग को बुझाने का अथक प्रयास कर रहा है। संभावित पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच किए गए समन्वित संयुक्त अभियान का नाम सागर आरक्षा 2 रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए, INS संधायक भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है ये, तथा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपनी श्रेणी का पहला जहाज है। इसे हाल ही में 40 वर्षों की सेवा के बाद कारमुक्त घोषित कर दिया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या था INS संधायक, तो ये भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। अगला देखिए, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना जुलाई 2021 में अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से 3 प्राप्त करेगी। तो बहुत जल्दी ये मिल जाएगा। इससे भारत की जो नौसेना की शक्ति है वो बेहतर होगी। भारत और अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फरवरी 2020 में $2.4 बिलियन का सौदे पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो रोमियो हेलीकॉप्टर है वो किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, तो वो लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाता है। ये हेलीकॉप्टर जहाज़ों, पनडुब्बियों को निशाना बनाने में और समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये क्या करेगा, सी किंग्स की जगह लेगा। अभी तक ये कार सी किंग्स करते थे, अब ये रोमियो जो है वो ये कार करेगा। अगली खबर पे आते हैं। रूस बना रहा है पहला स्टेल्थ नौसैनिक पोत। स्टेल्थ टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसमें सोनार के माध्यम से या रडार के माध्यम से जो और भी जो तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई जहाज़ या हवाई जहाज़ या पनडुब्बी वगैरह को खोजा जाता है, वो छुप जाता है। स्टील्थ का मतलब छुप जाना, छुपा होना। तो ये टेक्निक है। हवाई जहाज़ों में तो इसमें बहुत समय से काम किया जा रहा है, लेकिन नौसैनिक पोत में पहली बार ये कार्य किया जा रहा है रूस द्वारा। रूस अपना पहला नौसैनिक जहाज़ बना रहा है जो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्निक से लैस होगा। स्टेल्थ टेक्निक से इस पोत का पता लगाना कठिन हो जाएगा। स्टेल्थ टेक्निक का उपयोग करने पर किसी रडार या सोनार द्वारा एयरक्राफ्ट या पोत को ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अलावा विमान या पोत का आकार भी इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रडार या सोनार किरणों का वापस स्रोत को भेजने की बजाय अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। इससे रडार या सोनार को वास्तव में विमान या पोत के आकार का पता नहीं लगता है। अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 विश्व के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले लड़ाकू विमान हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा बनेगा इस तरीके का। तो रूस बना रहा है इस तरीके का पहला नौसैनिक पोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। INS विक्रांत का स्वदेशी विमानवाहक वन भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जाता है। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P। DRDO ने 28 जून 2021 को नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को अग्नि प्राइम का नाम भी दिया जा रहा है। इसे ओडिशा के डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम द्वीप के से लॉन्च किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस द्वीप का नाम अब डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में कर दिया है, या इसका पुराना नाम क्या था। अग्नि प्राइम अग्नि फर्स्ट मिसाइल का उन्नत संस्करण है। क्या है, देखिए, अग्नि प्राइम अग्नि फर्स्ट का उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता जो होगी वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच होगी। ये सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो अग्नि प्राइम है, अग्नि प्राइम जो है उसकी मारक क्षमता कितनी होगी, तो आप आंसर देंगे कि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी मारक क्षमता होगी। आगे बढ़ते हैं, ये समाप्त हो गया हमारा। फिर देखिए प्रमुख युद्धाभ्यास कौन कौन से हुए हैं। देखिए, तो भारत और थाईलैंड के बीच में कॉर्पेट युद्धाभ्यास हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉर्पेट सीधा पूछ लेगा आपसे, भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है, ये पूछने की प्रवृत्ति रही है, ट्रेंड रहा है इस तरीके का। 31वां संस्करण है इसका, भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच। उद्देश्य क्या है, समुद्री संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। साल में 2 बार कॉर्पेट नाम का जो युद्धाभ्यास है वो होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो यही है, आपसे जो हेडिंग बनाई गई है ये बड़ी अच्छी बनाई है कि भारत थाईलैंड के बीच कॉर्पेट अभ्यास, ये सीधा आपसे यही पूछेगा सबसे पहले। तो अगला आ जाइए, सागर विज़न। सागर का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। विज़न के तहत भारतीय नौसेना हिंद महासागर में देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास, संयुक्त अनन्य आर्थिक क्षेत्र निगरानी और मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन और आर्थिक क्षेत्र निगरानी के माध्यम से सक्रिय रूप से संलग्न रही है। ठीक है, नेक्स्ट खबर पे आते हैं। इन EU NAVFOR संयुक्त अभ्यास। पहली बार भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया। देखिए किसके साथ, नाम क्या है, इन माने इंडिया, EU यूरोपीय यूनियन, NAVFOR संयुक्त युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में शामिल सभी देश विश्व खाद्य कार्यक्रम के चार्टर के तहत काउंटर पायरेसी ऑपरेशन और तैनात जहाज़ों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर एकजुट रूप से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है पैसेज एक्सरसाइज या पैसेज नेवल एक्सरसाइज। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में अभ्यास हुआ। 2 दिवसीय अभ्यास था जिसका उद्देश्य समुद्री ऑपरेशन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों को और सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप, अभ्यास सी ब्रिज। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर, ब्लैक सी मानचित्र में या अपने एटलस में जाकर के ब्लैक सी का जो स्थिति है उसको जाकर के देखिए सी ब्रिज, और देखिए कि आसपास उसकी क्या लोकेशन और चीज़ों की है। उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली संदेश भेजना। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए आप, अगला क्या है, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। पहला देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, छोटी जो UPSSC की परीक्षा होंगी उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। और UPPCS में पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या थी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। फिर से पढ़िए, इकोसिस्टम
रीस्टोरेशन, ये इसका थीम था। अगला आ जाइए, 7 जून को मनाया जाता है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इसकी जो थीम थी वो है स्वस्थ कल के लिए आज का भोजन सुरक्षित, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ये इसका थीम था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, स्वस्थ कल के लिए आज का भोजन सुरक्षित, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। अगला देखिए, 7 जून को मनाया जाता है आपका विश्व महासागर दिवस, 8 जून को सॉरी, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये इस बार की इसकी थीम है, और ये आपसे पूछ ली जाएगी कि भाई क्या थीम थी। इसके बाद देखिए अगला आते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को मनाया जाता है। अभी कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। फिर है देखिए विश्व रक्तदान दिवस, 14 जून 2021 को, और इसका स्लोगन या थीम है रक्त दो दुनिया को धड़काते रहो, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाया जाता है। इस बार यूनाइटेड नेशन ने विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की जो थीम बनाई है वो है एक्शन काउंट्स। क्या है, देखिए एक्शन काउंट्स। फिर देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगला विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये 17 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। फिर से सुनिए, रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, आप लोगों को पता है, स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग, ये इस बार इसकी थीम है, ठीक है। आगे आ जाइए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कौन कौन क्या व्यक्तित्व, पर्सन इन न्यूज़ कौन कौन रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। आपसे सीधा पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। आगे देखिए, अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वे लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला आ जाइए, रेबेका ग्रिन्सपैन अंगटाट की पहली महिला अध्यक्ष बनी। देखिए फिर पहला आ गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको। रेबेका ग्रिन्सपैन अंगटाट की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और ये कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री हैं। तो कहाँ की हैं भाई, ये कोस्टा रिका की हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अंगटाट की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली रेबेका ग्रिन्सपैन जो है वो किस देश की निवासी है, तो कोस्टा रिका की। अगला देखिए, ये बड़ी चर्चा में है, भारत से संबंधित है, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। यूएन अध्यक्ष ने भारतीय राजदूत नागराज नायडू को बनाया वरिष्ठ अधिकारी। मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट चुने गए अब्दुल्ला शाहिद ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। अगले 1 साल तक नागराज नायडू अब्दुल्ला शाहिद के सहायक के तौर पर कामकाज देखेंगे। इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री बन गए, नाम है नफ्ताली बेनेट, नाम याद रखिएगा। इजराइल अभी लगातार चर्चा में भी था, फ़लस्तीन और इजराइल का जो विवाद है उसको लेकर के, और ये तो हम लोगों की राष्ट्रीय क्षति है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया, ठीक है, अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। 1958 में टोक्यो एशिया खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वे 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में पद्मश्री से
सम्मानित किया गया। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि उनकी बुक क्या थी, तो उनकी जो आत्मकथा थी वो उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसको वर्ष 2013 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखें अगली चीज़ क्या है। लॉरेल हबर्ड बनेंगी पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन। देखिए अभी तक ऐसी कोई नहीं ट्रांसजेंडर नहीं थी, लेकिन अब पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन, जो पुरुष भी नहीं होते हैं और जो महिला नहीं होते उनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो भारोत्तोलक हैं ये, महिलाओं के 87 किलोग्राम में ये खेलेंगे। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी ये, न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने ये कहा है। इसके बाद एडलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी की सूची में पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति जमशेदजी टाटा बने, इनको बताया गया है। फिर देखिए विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए सदस्य नामित हुए हैं हमारे मोंटेक सिंह आलूवालिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मोंटेक सिंह आलूवालिया और भी किस कारणों से प्रसिद्ध रहे, एक वरिष्ठ पद पर ये रह चुके हैं पीछे। अगला देखिए न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में तकनीकी जानकारी और सिफारिश प्रदान करने के हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। किसके नेतृत्व में? अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। क्या नाम है? अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा। अगला आ जाइए सूचकांक और रिपोर्ट्स। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इस वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के 18 विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई। वहीं 3 भारतीय संस्थानों को टॉप 100 लिस्ट में भी शामिल किया गया। वो टॉप 100 लिस्ट में जो पहला है वो भारतीय विज्ञान संस्थान है, ठीक है, 37वीं रैंक पर है। कमेंट सेक्शन में बताइए भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। रैंक 55 पर IIT रोपड़ है, रैंक 78 पर IIT इंदौर है और 139 पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रही है। टॉप 200 सूची में पहली बार आया है। फिर देखिए अगला द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप इंस्टीट्यूट में कौन रहे हैं? सिंगुआ विश्वविद्यालय चीन पहले नंबर पे, पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे पे, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर तीसरे नंबर पे। तो फिर यहाँ तो कोई भी भारत में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगला देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया। ये इसका तीसरा संस्करण है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, ध्यान रखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो उपाध्यक्ष ने SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप्स इन द डिकेड्स ऑफ एक्शन नामक रिपोर्ट जारी की है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इसमें किसने किया है? पहले रैंक पर केरल है। ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों लोग, और 3 पर फिर आंध्र प्रदेश भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी, उत्तराखंड है। ज़्यादातर संभावना इसी बात की है कि पहला नंबर का कौन है, तो इसे तो छोड़िएगा। और सबसे नीचे स्थान पर भैया बिहार है, ठीक है। शीर्ष तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे उत्तराखंड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021। ये क्या है? भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंकिंग 2 स्थान गिरकर 117 हो गई। ये सीधा आपसे पूछेगा कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 117 117 है। ये भी पूछ सकता है पिछले साल की तुलना में क्या हुआ है, तो 2020 की तुलना में 115 हो गई है। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से
नीचे था, तो ये भी है। झारखंड और बिहार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार हैं। सबसे अच्छा स्कोर करने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केरल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर चंडीगढ़ है, दोनों को मिला के। फिर आगे देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय द्वारा है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतों के आधार पर उनके प्रदर्शन को ग्रेड देने का एक उपकरण है। सूचकांक में संकेतकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली जो श्रेणी है वो परिणाम और प्रशासन, और दूसरी है प्रबंधन, मैनेजमेंट। पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। आगे आ जाइए, अगला नवीनतम निष्कर्ष। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को 2019-20 में उच्चतम ग्रेड A++ प्राप्त हुआ है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। पंजाब के लिए प्रशासन और प्रबंधन श्रेणी में सर्वाधिक अंक हैं। अवसंरचना और सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय को सबसे कम अंक मिले हैं। तो ये तो पहले भी पीछे थे और अभी भी पीछे है बिहार। तो आगे आइए, अगला वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज़ 2021। EIU ने विश्व के रहने योग्य शहरों का वार्षिक सर्वेक्षण किया और उसमें 10 जो सबसे बेहतरीन शहर बताए हैं। वो पहला शहर तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है, पहला शहर न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, दूसरा ओसाका जापान, तीसरा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, चौथा वेलिंगटन न्यूजीलैंड, पांचवा टोक्यो। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के कारण दमिश्क में जीवन सबसे कठिन बताया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 वैश्विक रैंकिंग किसको दी गई है। पहली जो रैंकिंग है वो दी गई है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका, लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। ये आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 10वीं बार प्रथम रहा है, तो वो कौन रहा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला देखिए, दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, तीसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन, दोनों का टाई है। एशियाई संस्थानों की बात करें तो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी और चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी तथा पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष 20 एशियाई विश्वविद्यालय में शामिल किए गए हैं। भारतीय संस्थानों की क्या स्थिति है, तो हम देखें कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के स्थान में बीते 5 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। समग्र तौर पर शीर्ष 1000 संस्थानों की सूची में 22 भारतीय संस्थान हैं, मतलब 1000 में सिर्फ 22। शीर्ष 200 में भारत के सिर्फ 3 स्थान हैं। पहले नंबर पे IIT बॉम्बे, दूसरे पे IIT दिल्ली, और फिर वही जो पीछे हम देख के आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 186वीं रैंक दी गई है इसको, तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पहली बार रैंकिंग में शीर्ष 1000 स्थानों में प्रवेश किया। अगला देखिए, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 रिपोर्ट जारी की। इसके जो निष्कर्ष है वो क्या है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 2015 में 75 से बढ़कर 2020 में अब कितनी हो गई है, 135 हो गई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.85 करोड़ रहा। 2019-20 में उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक GPI 1.01 जो कि 2018-19 में 1 था से सुधार आया है इसमें। 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक का जो अनुपात रहा वो 26 रहा। 2015 में PhD की संख्या में 60% वृद्धि हुई है अभी तक। 2019-20 में PhD करने वाले छात्रों की संख्या 2.03 लाख है। शिक्षकों की कुल संख्या 15,03,156 है, जिसमें से 57.5 पुरुष और 42.5 महिलाएं हैं।
आगे आइए, एशे सर्वेक्षण, एशे सर्वे, एशे रिपोर्ट 2010-11 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह सर्वेक्षण भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदान करता है। इसमें शैक्षिक विकास के संकेतकों, संस्थान का घनत्व, छात्र शिक्षक अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, लिंग समानता सूचकांक, प्रति छात्र व्यय, शिक्षकों की संख्या, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, कार्यक्रम शिक्षा, वित्त और बुनियादी ढांचे आदि जैसे मापदंड सम्मिलित हैं। अगला देखिए इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार सवाल पूछा गया है। इसमें किसके द्वारा, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चलन को और बढ़ा दिया है। भारत दुनिया भर में 14वें स्थान पर का दानी देश है। भारत की रैंक में पहले के 10 साल में वैश्विक रैंक में 82 से सुधार हुआ है। WGI वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के सर्वेक्षण में 2009 के बाद इसने 1.6 मिलियन से अधिक लोगों को साक्षात्कार लिया है। फिर उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI के 15वें संस्करण का शुभारंभ किया। यह सूचकांक 163 देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर और रैंक के अनुसार रैंक करता है। 2008 के बाद से आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। आइसलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया अन्य देश सबसे शांतिपूर्ण हैं। अफ़गानिस्तान लगातार चौथे वर्ष फिर से सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद यमन, सीरिया और दक्षिण सूरिया है। भारत की क्या स्थिति है देखते हैं। भारत पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। ये 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां शांतिपूर्ण देश है। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल पहले और दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र में 150वें स्थान पर है। फिर आइए अगला, इससे भी प्रश्न बनता है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 64 देशों में भारत 43वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है। अमेरिका 10वें नंबर पे है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एशियाई अर्थव्यवस्था में सिंगापुर 5वें स्थान पर है, हांगकांग 7वें, ताइवान 8वें, चीन 16वें स्थान पर है। ब्रिक्स राष्ट्रों की बात करें तो भारत 43वें स्थान पर है, चीन 16वें स्थान पर है। भारत के पास रूस 45वें, ब्राज़ील 97वें और दक्षिण अफ्रीका 62वें स्थान पर है। फिर देखिए स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको क्या मिला। देखिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश है, तो ये तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और तीसरे पर तमिलनाडु है। 2020 में अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सूरत और इंदौर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला है। इन पुरस्कारों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 3 शहरी परिवर्तनकारी मिशनों, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 6 साल के अवसर पर की गई थी। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, छठा सतत विकास रिपोर्ट 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार पहला जो स्थान है वो फिनलैंड का है, दूसरा स्थान स्वीडन का और तीसरा स्थान डेनमार्क का है। भारत का स्थान इसमें 120वां है। वर्ष 2015 के बाद ये पहली बार है जब सभी देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण
SDGs हासिल करने में प्रगति में गिरावट दिखाई है। मध्य अफ्रीकी देश अफ्रीकी गणराज्य चाड और दक्षिण सूडान SDG में सबसे निचले स्थान पर हैं। अगला आ जाइए, स्पोर्ट्स की कुछ बात करते हैं। देखिए, सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मांगने में लियोनेल मेसी को पछाड़ा, और ये सुनील छेत्री हैं भारत के, कोई सोच भी नहीं सकता। 36 वर्षीय भारतीय फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। सुनील छेत्री अब बार्सिलोना के स्टार मेसी से 2 गोल आगे हैं। UAE के अली मबखौत 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। छेत्री ने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 AFC एशिया कप के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में बांग्लादेश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि अब तक 10वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। पूरी अगर सूची देखें आज तक की तो उसमें 10वें नंबर पर है सुनील छेत्री। फिर देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021, और ये टेस्ट चैंपियनशिप जो खेली गई वो इंडिया और न्यूजीलैंड में खेली गई। पहली बात आपको जानना है। दूसरे, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये एक ब्रिटेन में खेली गई थी, माने ना तो ना भारत में ना ही न्यूजीलैंड में, बल्कि एक तटस्थ स्थान पर खेली गई थी। न्यूजीलैंड ने भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हराने के साथ ही अपना दूसरा ICC टूर्नामेंट जीता। इसके साथ ही वे क्रिकेट का ओवरऑल चैंपियन बन गया। न्यूजीलैंड ने द रोज़ बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियन में के फाइनल मुकाबले के छठे और अंतिम दिन बुधवार को भारत को 8 विकेट से हराकर ये खिताब जीता। उसके बाद देखिए आगे, अभिषेक वर्मा जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये तीरंदाजी खेल से जुड़े हैं, याद रखिएगा। अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में 2 विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने हाल ही में पेरिस में हो रहे तीरंदाजी विश्व कप में स्टेज 3 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अगला देखिए, नीदरलैंड की महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29.06.82 में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कौन है वो? देखिए, सिफान हसन है नीदरलैंड की। इन्होंने 10,000 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तैराक 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इनका नाम क्या है? कायली मैकेन। देखिए, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। हाल ही में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा जो कि तैराकी में होती है, उसमें किसने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो उनका नाम है कायली मैकेन। और ये भी पूछा सकता है कायली मैकेन कहाँ के, तो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला पॉइंट है कि ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर कौन बने? तो भारत के ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, वो बने हैं। तो इस चीज़ को याद रखना क्योंकि ये भारत के हैं। फिर देखिए, टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम की जो आधिकारिक गीत है उसके संगीतकार बने हैं मोहित चौहान, और जो गीत है वो है, उसके बोल हैं तू ठान ले। ठीक। इसके बाद BCCI जो क्रिकेट को हमारे यहाँ देखती है, उसने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए रुपए दान देने की घोषणा की है। 10 करोड़ रुपए BCCI देगी। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय
व दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। बहुत ही कम उम्र की ये महिला खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन निरंतर रूप से कर रही हैं, भारतीय हैं। अगला देखिए, अगला है टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? तो साजन प्रकाश। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक हैं साजन प्रकाश। ठीक, अगला देखिए, तीरंदाज दीपिका कुमारी, आप लोग पहले भी परिचित होंगे इनके नाम से, ने विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक अर्जित किया। तो देखिए, अब यहाँ से ये तो क्वेश्चन बन ही सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक महिला खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में तीरंदाजी का स्वर्ण पदक अर्जित किया। इसके अलावा ये भी बन सकता है कि तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने किसको पराजित कर स्वर्ण पदक अर्जित किया? तो रूस की इलिना ओसेपोवा को। ठीक, दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जो जीता वो किस टीम को फाइनल में हरा करके जीता? तो नीदरलैंड की टीम को फाइनल में हरा करके जीता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय डैश पर, मतलब किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया? तो राही सरनोबत कौन सा खेल खेलती है? 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखिए, ये एक दुखद खबर भी है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा पैनल ने महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। कौन है ये? अंशुला राव को। अंशुला राव को 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, महिला क्रिकेटर हैं। अगला आइए, इसके बाद अगला जो है वो है पुरस्कार। किसको कौन सा पुरस्कार मिला? पहले ही पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार है फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, और इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, उसके लिए उनको बुकर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला इम्पॉर्टेंट है, भारतीय मूल की पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन। इनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 मिला है। ठीक है, भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस ब्रुशेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। उन्हें पुरस्कार चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपस की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है। तो ये आप इनको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार को या भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में आपको रवीश कुमार, मेघा राजगोपालन, राजदीप सरदेसाई और 2-3 पत्रकारों के नाम दे देंगे और आपको उसमें से फिर बताना होगा। इसके बाद अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन लैंड कंजर्वेशन अवार्ड, ये श्याम सुंदर ज्ञानी राजस्थान को मिला है। राजस्थान के रहने वाले हैं श्याम सुंदर ज्ञानी, उनको ये पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? पारिवारिक वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण अवधारणा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, पी साईनाथ। ठीक है, पी साईनाथ को 2021 का फुकुओका पुरस्कार मिला है। प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज मिलेगा। उन्हें ग्रामीण भारत पर उनके लेखन और टिप्पणियों के माध्यम से ज्ञान का एक नया रूप बनाने और नागरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया।
अकादमिक पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशोमोतो मियो को दिया जाएगा। कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड की फिल्म निर्माता प्रबदा यून को दिया जाएगा। ठीक, अगली खबर पर चलते हैं। अब इसके बाद ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। फिर करंट अफेयर क्विज़ है, जिसको मैं एक अलग सेक्शन में आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इस कार्यक्रम को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत जल्द हम लोग आपके लिए 6 माह का परीक्षा खबरी लेकर के आ रहे हैं। पर मैं इसमें 1-2 बात आपको और बताना चाहता हूँ। आप जो डेली परीक्षा खबरी आता है उसको ज़रूर देखें। ठीक है, डेली परीक्षा खबरी को ज़रूर देखना है। कारण क्या है कि 6 माह वाले में जो स्वरूप होगा वो संक्षिप्त होता जाएगा, और अगर आप डेली देखेंगे तो एक तो उसका स्वरूप थोड़ा सा विस्तारित होगा, साथ में ये जो आप कई बार चीज़ों को जब सुन लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इसको जानने या समझने में। ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।